हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं CHSL 2020 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व और आज हमारा होने वाला है पेपर नंबर 20। पेपर नंबर 20 पूछा गया था 5 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। अगर इसके पहले के लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे SSC CHSL 2020 इंग्लिश पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा जो 2020 में SSC CGL इंग्लिश पूछा गया था, आप उसका भी एक्सेस ले सकते हैं। इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना नोटबुक और पेन ले करके बैठिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वोकैबुलरी ईडियम्स आपको मिल सकते हैं जो राइट डाउन करने की ज़रूरत है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। सो आप सारे के सारे लेक्चर को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद इसका आंसर खुद से करने का ट्राई करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। तो सबसे पहला तरीका तो है कि आप इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है ना, तो रीड करने से ही 80% 90% आपके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म, अब यहाँ पे आप देख करके पता लगा लेंगे कि यहाँ पे आंसर जो है एरर ये 4 में होगा। रिक्वायर्ड के बाद फॉर नहीं होता, रिक्वायर्ड के बाद हमें टू की ज़रूरत होती है, टू परफॉर्म। अगर मान लीजिए कि आप टू को नहीं गैस कर पाते कि टू होगा, फिर भी आप गैस कर पाते कि फॉर के बाद आपका V1 तो नहीं आएगा, V की 4th फॉर्म आती है V1 ING। सो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि एरर तो यहीं इसी पार्ट के अंदर है। हालांकि आप उसको गलत जज करते, लेकिन आप फाइनली आंसर तो ढूंढ ही लेते अपना। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप पॉज करके पहले सॉल्व करिए और फिर आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप आपने कर दिया होगा इसको सॉल्व। सिनोनियम अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा पैथोलॉजिस्ट। हमें जब भी कोई फीवर होता है, खांसी जुकाम, हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास। सो वहाँ पे ये टर्म भी देखिएगा, पैथो। कई जगह ये आपको पैथो इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, ठीक है। कई जगह पैथी भी लिखा मिलेगा। सो इसका मतलब होता है फीलिंग। और अगर इसके पहले मैं कुछ एंटी लगा दूंगा, जैसे पैथोलॉजिस्ट तो हो गया जो हमारी फीलिंग्स वगैरह, मतलब हमारे शरीर की तबीयत वगैरह चेक करता है। पैथो अगर मैं इसकी जगह लगा दूं एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब हो जाता है विरोधी। अगर मैं यहाँ लगा दूं एपैथी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लगा हुआ है, अपैथेटिक। सो इसका मतलब हो जाता है जिसके पास कोई फीलिंग ही ना हो, फीलिंगलेस। सो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है सिमिलर, तो आपका आंसर हो जाएगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं वो रिएक्शन में यूज किए जाते हैं, बट वो इनडिफरेंट होते हैं। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार का खुशी या दुखी कोई भी एक्ट ना करे, फीलिंग लेस अपने आप को शो करे। सो ये इसका सिनोनियम है, आप इसको याद रखिएगा। अगला आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सेक्ल्यूड, ट्विंकल, विस्पर या रीडेबल। सेक्ल्यूड का मतलब होता है अकेलापन, ट्विंकल का मतलब होता है ब्लिंक करना, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, रीडेबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। सो किसकी स्पेलिंग आपको लग रहा है गलत है, मैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। देखिए, रीड एबल, क्या इसकी स्पेलिंग क्या हो गई? एबल नहीं होगा, एबल। सो एरर कहाँ पे है? एरर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फिल इन द ब्लैंक। सो फिल इन द ब्लैंक करने का तरीका, सबसे पहले आप सेंटेंस को रीड कर लीजिए ताकि उसकी मीनिंग पता चल जाए। चलिए पढ़ते हैं। द फर्स्ट वैन वॉज सेंट, जो पहली वैन की गाड़ी भेजी गई थी, एज ए डैश टू मिसलीड द ठग्स, जो ठग्स होते हैं उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजा गया था। हमने सेंटेंस समझ लिया। अब चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन, डिकॉय, टेम्पटेशन, परसुएशन। सो
देखिए डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय करना, परसुएशन किसी को मनाना, ये दोनों तो कट जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, पहला है डिकॉय और फिर है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, किसी को लुभाना, और डिकॉय का मतलब होता है चारा। ये चारा मतलब क्या होता है, जो गाय भैंस खाते हैं वो नहीं, ये चारा होता है जब हम किसी को फंसाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी लायन को पकड़ना होता है जंगल में तो बकरी का इस्तेमाल एज डिकॉय करते हैं। डिकॉय मतलब बकरी को पेड़ में बांध के रख देते हैं। सो उस प्रकार के चारा की बात की जा रही है, डिकॉय। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका PQRS। आप पॉज करिए और जेन्युइनली इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत आसान है ये। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको ज़्यादा बिना टाइम लगाए। तो सबसे पहले आपको देखना होता है यहाँ पे चार क्या लिखे हुए हैं। अब A और C यानी B और D को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब A को पढ़ते हैं। A में लिखा है ड्यू टू दिस टिल्ट, इस झुकाव के कारण। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। जैसे ही मैंने पढ़ा मेरा दो ऑप्शन कटे है, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस पैराग्राफ की स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती। अब C को पढ़ लेते हैं। C में क्या लिखा है, वी नो, हम जानते हैं कि सीजन्स जो हैं वो बनते हैं क्योंकि अर्थ हल्का सा झुका हुआ है अपने अक्ष पे। हम जानते हैं अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री वो झुका हुआ है, टिल्टेड है। सो इसी वजह से सीजन्स ऋतुएं बनती हैं। अब सी के बाद यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है, तो इन दोनों को पढ़ना है। बी को पढ़ते हैं, फर्दर मोर वी ऑल्सो वुडंट हैव solstices एंड इक्विनॉक्सेस। और ए पढ़ लेते हैं, ड्यू टू दिस टिल्ट एज द अर्थ वोबल्स अराउंड द सन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट। सो जैसे ही मैंने ये पढ़ा मुझे पता चल गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 मार्क किया और निकल लिया। कैसे पता चला, ये मुझे पता चला इससे। आप अगर कहीं बोलेंगे कि मैं राम के साथ मार्केट गया, तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं सुबह उठ करके दौड़ने गया। आप बोलेंगे मैं राम के साथ मार्केट गया, तो आप मार्केट का ही जिक्र करेंगे ना, या राम का ही जिक्र करेंगे, आपने क्या खरीदा होगा। सो उसी तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि सीजन्स इसीलिए बनते हैं धरती पर क्योंकि वो झुका हुआ है। सो अब बताएगा ना कि झुका हुआ है तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि सन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट जो है वो लेता है, जिसकी वजह से कहीं सर्दी कहीं गर्मी और फिर ऋतुएं बनती हैं। फर्दर मोर हमारे पास इक्विनॉक्सेस नहीं होंगे, ये बताने का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है जैसे सन का जो पॉइंट होता है ना दूर कम, उसको सोल्स्टाइस बोला जाता है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पूरा भी पढ़ सकते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, पर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा था कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगला देखिए, अगला है सिनोनियम ढूंढना है सैलिएंट का। सैलिएंट वर्ड लिखा हुआ है, तो अच्छा आप इसको पॉज करके करिए आंसर, और मैं बता रहा हूं कि आप आंसर क्या करेंगे। चलिए पॉज कर लिया, आंसर भी कर दिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर क्या होगा, मरीन, क्योंकि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने इसको सलाइन पढ़ लिया होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। सलाइन होता है जैसे कोई नमकीन सी चीज़, नमक से रिलेटेड, जैसे सलाइन वाटर, समुद्र का पानी। तो हो सकता है आप लोगों ने इसका ये आंसर कर दिया हो, गलत है। यह है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है थोड़ा प्रमुख टाइप का, थोड़ा विशेष, जो थोड़ा अच्छा हो, जिसको नोटिस किया जा सके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नोटिसेबल। अगला है हमारा पैसिव वॉइस बताना है। सो जब भी आप कभी एग्जाम में पैसिव वॉइस देखते हैं या मॉक में, आप सबसे पहले यहां देखेंगे वर्ब हैव है। सो हैव सबमिटेड, सो यहां पे हैज बीन है, हो सकता है, हैड बीन नहीं हो सकता, हैव बीन सबमिट नहीं हो सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी यहाँ पे। सो हमें पता चल गया कि या तो हैज होगा स्टार्टिंग में, बीन सबमिटेड, या हैव बीन सबमिटेड। अब हमको देखना है कि जिसके साथ हैज यूज किया जा रहा है ये प्लूरल है या सिंगुलर। क्योंकि पेपर्स प्लूरल है तो हम जाएंगे हैव के साथ, ना कि हैज के साथ। सो हमारा फर्स्ट कट गया। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। बस एग्जाम में आपको इतना ही एग्जैक्ट करना होता है। अगला है एंटोनियम।
और वर्ड क्या है हमारा कंपेल। चलिए इसका आंसर करिए पॉज करके। कंपेल का मतलब होता है किसी को बाधित करना, बोलते हैं ना कंपल्सन, मजबूरी, कंपेल कर देना, बाधित कर देना। सो अब इसका एंटोनियम ढूंढना है। इन्फ्लुएंस मतलब अपने प्रभाव, परसुएड अपनी बातों में मनाना, इंड्यूस किसी काम को करने के लिए उकसाना। सो डिसुएड इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें एंटोनियम ढूंढना था। सो कंपेल का मतलब बाधित करना, और डिसुएड जो होता है ना वो होता है परसुएड का एंटोनियम, कंपेल का एंटोनियम। परसुएड मतलब होता है किसी को अपनी बातों में मनाना काम करने के लिए, डिसुएड का मतलब होता है थोड़ा डिस्करेज कर देना ताकि वो काम ना करे। सो ये इसका एंटोनियम है। आगे है अगेन हमारा एंटोनियम। वर्ड क्या है हमारा नेव, NAIVE। सो नेव का मतलब क्या होता है और इसका एंटोनियम क्या होगा। आप इसका आंसर थोड़ा वीडियो पॉज करके भी देखेंगे। अनसस्पियस जिसपे शक ना हो, इमैच्योर जो मैच्योर ना हो, सिंपल जो बहुत सिंपल साधारण हो, सोफिस्टिकेटेड जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो। सो आप देखेंगे इमैच्योर और सिंपल तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल मतलब साधारण, इमैच्योर मतलब भी साधारण। सो यहाँ से आप देखिए 50% तो आपने यहीं सॉल्व कर लिया। सो अगर नेव की कई बार मीनिंग नहीं पता होती है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे भी जा सकते हैं। वैसे नेव का मतलब होता है सीधा साधा, बिल्कुल सिंपल और इमैच्योर, लेकिन यहाँ पर हमको सिनोनियम नहीं ढूंढना था, हमको ढूंढना था अपोजिट वर्ड, एंटोनियम। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कुछ रिफाइंड चीज, मतलब एक तो होता है कच्चा, मतलब एक तो होता है इमैच्योर वे, एक होता है सोफिस्टिकेटेड वे, एकदम अच्छे से जिनको सारी जानकारी हो, पूरे एक्सपीरियंस के साथ सोच समझ के किसी भी काम को करें, सोफिस्टिकेटेड कहलाता है। आगे अगेन हमारा PQRS है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है ADBD। सो आपको ये सॉल्व करना है। अब मैं चाहूँगा ये आप खुद से सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड है ना, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें घुमावदार है, स्टोरी की तरह है। आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे सेंड करिए, VIE_English आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा Y_English, वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा मुझे। तो चलिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पॉज करके कंप्लीटली अटेम्प्ट करेंगे। अगला है हमारा अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम की मीनिंग बतानी है। ईडियम क्या है हमारा, बटर फिंगर। ईडियम क्या है हमारा, बटर फिंगर। सो अब आप पॉज करके इसका आंसर बताइए। अब देखिए बटर फिंगर का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जिनके हाथ से चीज़ें गिरती रहती हैं बहुत जल्दी, तो हम उनको बटर फिंगर बोल देते हैं कि ऐसा लग रहा है हाथ में मक्खन लगा के घूम रहा है, बार बार चीज़ें गिरती रहती हैं, कुछ संभाल नहीं पाता। सो अब इसका आंसर भी मिल गया होगा आपको, टू बी क्लमजी, मतलब जो इस तरीके से काम करे कि बार बार भद्दे तरीके से काम करे, जो मतलब काम को करे कम, खराब ज़्यादा करे, बिगाड़ दे काम को, सो उसको बोलते हैं बटर फिंगर। सो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, आगे है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है, यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है और ये अंडरलाइंड पार्ट है, तो आपको क्या करना है, इसको इंप्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इंप्रूव करना। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी शैटर्ड। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग, अगर बॉक्स टूटता है तो ग्लास बॉटल विल बी शैटर्ड। अच्छा अब यहाँ पे इफ आ गया तो ये क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय आशीष सर कंडीशनल सेंटेंसेस, और आप हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस वाली पूरी क्लास देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे उसमें एक रूल है कि अगर सेंटेंस की स्टार्ट इफ से हो और हम सिंपल प्रेजेंट लें तो उसके बाद हमारा सिंपल फ्यूचर होता है। और यहाँ पे क्योंकि हमको फ्यूचर दिख रहा है विल, सो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ब्रेकिंग का तो कोई सेंस नहीं बनता, ब्रेकिंग के लिए हमको वैसे भी कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। सो इफ़ द बॉक्स ब्रेक, ब्रेक्स, ब्रोक भी कट जाएगा क्योंकि पास्ट है। सो ये तो ब्रेक होगा या ब्रेक्स होगा, बट क्योंकि जो बॉक्स है वो सिंगुलर है,
सो हम ब्रेक्स के साथ जाएंगे, ना कि ब्रेक के साथ, क्योंकि ब्रेक प्लूरल हो गया। हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे है वन वर्ड। बहुत आसान होते हैं वन वर्ड, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। यहां लिखा हुआ है ए प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर आप कोई एक्टिविटी कर सकें, डिबेट कर सकें या कॉन्फ्लिक्ट कर सकें। सो एरिना, फ्लोर, साइट, स्टेडियम। साइट और फ्लोर तो आप कैंसिल कर देंगे, स्टेडियम आप बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा एरिना। एरिना को बोलते हैं रंगभूमि, जहां पर आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई डिबेट भी कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका कॉमन एरर। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एसएससी सीजीएल में। सो पॉज करके इसको आंसर करने का कोशिश करिए। द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। सो इसमें क्या एरर हो सकता है? जो मंकी है वो स्विंग कर रहा था ब्रांचेज पे और जंप कहाँ पे कर रहा था? कंपाउंड वॉल पे। देखिए एक वर्ब होता है स्विंग, ये तो आप सभी को पता होता है, झूला झूलना। इसका पास्ट टेंस क्या होता है? हमें क्या चाहिए? यहाँ पे पास्ट है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो स्विंग का पास्ट क्या होता है? स्विंग्ड, स्विंग्ड। अच्छा मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो एरर है ना ये स्विंग में है, यहाँ पे ये नहीं होगा। सो इसका सेकंड पार्ट यानी कि स्विंग का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्या मैंने जो लिखा है ये सही है या नहीं? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि एरर जो है वो स्विंग्ड में है, ये नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है? आपको क्लास के बाद में सर्च करना है कि स्विंग के तीनों फॉर्म क्या होते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको हमेशा लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि मंकी स्विंग्ड की जगह क्या होना चाहिए। तो चलिए इसको आप बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और अगर कर लेंगे तो आप टेलीग्राम में भी लिख दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। अगला है हमारा ईडियम। ईडियम में क्या लिखा हुआ है? लार्ज हार्टेड। सो इसको पढ़ते हैं। लार्ज हार्टेड का क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है ओवरवेट, जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार टाइप का, जो लोगों की मदद करे। अनहेल्दी या करप्ट। अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। लार्ज हार्टेड का मतलब होता है जेनरस, और तो कोई यहाँ पर सेंटेंस कोई भी ऑप्शन सेंस बना नहीं रहा। जेनरस मतलब होता है बड़े दिल वाला, जो लोगों की मदद करे। सो लार्ज हार्टेड भी वहाँ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसका दिल थोड़ा बड़ा हो और वो जेनरस टाइप का व्यक्ति हो। सो इसका ये आंसर है। आगे है वन वर्ड। हमको फिर से वन वर्ड बताना है। सेंटेंस क्या है? पढ़िए और पॉज करिए और आंसर करिए। इंस्ट्रूमेंट, यानी हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है जो मेजर करता है एल्टीट्यूड, हाइट किसी भी एरिया में। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? हाइट। हालांकि इसका आंसर आप काफी आसानी से कर देंगे मैं ना बताऊं तो भी, क्योंकि दिख ही रहा है एल्टीमीटर। जो एल्टीट्यूड को नापता है उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। अब बैरोमीटर होता है जो प्रेशर को नापता है, ये तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा क्योंकि बहुत एग्जाम में आता है। थर्मोमीटर मतलब होता है जो टेम्परेचर नापता है, जिसे हमारे शरीर को नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब आपको बताना है क्रोनोमीटर का क्या मतलब होता है, ये कमेंट करके बताना है। क्रोमा मतलब होता है कलर, क्रोनो मतलब होता है टाइम। अब आपको मुझे बताना है क्रोनोमीटर का क्या मतलब होता है कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर करिए इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको इंप्रूव करना है। व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी फॉर अ चेंज ऑफ करियर। सो इस पार्ट में क्या एरर है? अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन, और अगर एरर है तो किस पार्ट में लाई करता है, आपको ये बताना है। सो देखिए ऑप्शंस अवेलेबल सब में लिखा है। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीपोजिशन में है।
है ना, बाकी सारी चीजें तो सेम है। सो अवेलेबल के बाद ऑफ नहीं आएगा, टू आएगा। टू भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, आई एम अवेलेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, सो वहां पे फॉर आएगा। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि क्या ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मी, नॉट फॉर समथिंग। सो यहां पर क्या होगा, टू आएगा आपका, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले आप सेंटेंस रीड करिए जब भी किसी फिल इन द ब्लैंक को देखिए। तो चलिए इसको रीड करते हैं। ए माइक्रो मैनेजर फ्रीक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स, लीविंग लिटिल रूम, छोड़ते हुए मतलब छोड़ते हुए वो फ्रीक्वेंटली मांग रहा था, डिमांड्स रिपोर्ट्स की और अपडेट्स की, लिटिल रूम फॉर सबऑर्डिनेट्स यानी उसके जो अंडर में काम करते थे, टू टेक डैश ऑन देयर ओन ताकि वो खुद से ही ले सकें क्या, रिजल्ट्स, वर्डिक्ट्स, डैकरी या डिसीजंस। रिजल्ट्स तो आप कैंसिल कर देंगे, आप पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, सोचिए कौन सा ऑप्शन फिट हो सकता है। वर्डिक्ट्स मतलब होता है कोई फैसला, डैकरी मतलब भी होता है कोई फैसला, लेकिन ये दिया जाता है किसी अथॉरिटी लाइक कोर्ट वगैरह के द्वारा। सो सोच के देखिए कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं क्या वो डैकरी वर्डिक्ट करेंगे या डिसीजंस लेंगे। उनको कोई डिसीजंस लेना होगा, उसी डिसीजंस को लेने के लिए वो मैनेजर जो था उनको छोड़कर चला गया लिटिल रूम में। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, ये है आपका नरेशन का टॉपिक। हमने कई बार डिस्कस किया है कि जब भी नरेशन आता है आपको सबसे पहले यहां देखना है पास्ट है, फिर यहां देखना है इट इज है। सो जैसे ही यहां देखा, सो इसको देखने के बाद हमारा हैड सैड कट गया, सेज कट गया, सैड दैट ए स्मॉल स्टेप, सो इट वॉज आ गया यहाँ पे। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। आप चाहें तो इसको एक बार और पढ़ भी सकते हैं, बट ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, आप सिर्फ यहीं से देख करके पता लगा सकते थे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। 95% जो आंसर्स होते हैं पैसिव वॉइस और नरेशन के, आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्टीट्यूड, अट्रैक्टिव, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड। आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। पॉज करिए, जरा सोचिए क्या हो सकता है। चलिए, उम्मीद है आपने पॉज किया हो, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश की हो। इसका आंसर है अट्रैक्टिव। क्यों, अट्रैक्टिव में यहाँ पे ए लिख रखा है ना, ए तो होगा नहीं, अट्रैक्टिव नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है, AARACTIVE। सो बीच का ए यहाँ पे गायब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कि अगर यहाँ कुछ पार्ट फिल करना है तो वो रिलेटेड भी होना चाहिए पूरे सेंटेंस से, ऐसा नहीं कि जो सुनने में अच्छा लग रहा हो फिट कर दिया, रिलेटेबल भी होना चाहिए, यही मतलब होता है क्लोज टेस्ट का। सो आप पॉज करिए, अपना पूरा टाइम लीजिए और पढ़िए, आंसर करना मत भूलिए। देखिए, इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा, आप पॉज करके पूरा टाइम लीजिएगा। वाटर इज कलेक्टेड और डैश, कलेक्टेड के बाद और है तो यहाँ पे कलेक्टेड जैसा ही कुछ होना चाहिए। एट अ हाइयर एलिवेशन मतलब काफ़ी ऊंची हाइट पे। क्या करते होंगे, होल्ड, स्टोर्ड, डिपॉजिट या अमास्ड। सो डिपॉजिट तो कट जाएगा। अमास्ड मतलब होता है किसी चीज़ को टीले की तरह बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेना, और होल्ड का मतलब होता है छुपा करके किसी चीज़ को रखना। तो ये थोड़ा नेगेटिव वे में होता है, कोई चीज़ होर्डिंग कर लेते हैं ना, व्यापारी वगैरह माल को छुपा करके रख लेते हैं ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, उस तरीके से। पानी को किया जाता है स्टोर, इकट्ठा करके रखा जाता है वहां पे काफी समय तक, सो स्टोर किया जाता है। एंड लैड डाउनवर्ड, ये लैड क्या है आपने पढ़ा होगा, लीड, इसका सेकंड फॉर्म होता है लैड, थर्ड फॉर्म होता है लैड। सो ये सेकंड फॉर्म है और उसको जाने दिया जाता है नीचे की तरफ। लार्ज पाइप्स टू ए लोअर एलिवेशन, नीचे हाइट पे भेजा जाता है, कैसे, लार्ज पाइप से। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड, एबव, ओवर, थ्रू। तो आप जानते हैं कोई भी चीज किसी चीज के जरिए जाती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं थ्रू का।
थ्रू लार्ज पाइप टू लोअर एलिवेशन। द डिफरेंस इन एलिवेशन इज डैश एज द हेड। जो डिफरेंस है एलिवेशन में, पढ़ करके मुझे पता चल रहा है कि बोल रहा है कि डिफरेंस जो है एलिवेशन में उसको हेड बोला जाता है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नोन, बीइंग नोन, नो, टोल्ड। सो हमको पता है कोई भी चीज़ जब इज के बाद है यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। सो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाएंगे, ये कट जाएगा, इज, नो, इज, टोल्ड, खत्म। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ इट्स पैसेज डाउन द पाइप्स, अंत में क्या होता है, द फॉलिंग वाटर डैश टर्बाइन टू रोटेट। टर्बाइंस जो लगी होती हैं इस पंखुड़ी टाइप की, इस तरीके से उसको क्या करता है, रोटेट करता है। सो अब आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। बिगिंस, इफेक्ट्स, प्रोड्यूस या कॉज। ऐसा होने से जो फॉलिंग वाटर है उसकी वजह से टरबाइन रोटेट करता है, सो उसके कारण, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉजेज। आगे देखिए, द टरबाइन इन टर्न ड्राइव जनरेटर्स। बदले में टरबाइन क्या करता है, जनरेटर को ड्राइव कर देता है, डैश कन्वर्ट द टरबाइन्स मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आप सभी को पता होगा बिजली इसी तरीके से बनाई जाती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। सो यहाँ पे क्या आएगा, विच, दे, हुज, हु। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो किसके लिए यूज होगा, जनरेटर के लिए, अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है। सो दे व्यक्ति के लिए, हुज व्यक्ति के लिए, हु व्यक्ति के लिए, जबकि टरबाइन तो व्यक्ति नहीं है। सो यहाँ पे विच आना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने कर लिया है अपना सेकंड पेपर 5 अगस्त का, पेपर नंबर 20। अगली लेक्चर हमारी होने वाली है पेपर नंबर 21, और ये शिफ्ट थर्ड का पूछा गया था। सो आप लोग इसके लिए क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय आशीष सर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास के होने से एक दिन पहले ही डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ पर जा करके सारी चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकें, बाद में क्लास में आकर के देखकर अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो सिग्निफिकेंटली कर सकें। सो चलिए वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।